बदमाशी से ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहते हैं। अकेली लड़की जो खड़ी हुई थी मरियम के ऊपर, आपके सामने इन्होंने हमला। स्ट्रेचर में ना गया तो मेरा नाम बदल दे। इमरान खान और उसके टोले में हिम्मत है, इसी बॉडी पर हम खड़े हैं, तशरीफ ले आओ। कौमी असेंबली ने इमरान खान पर एतमाद का इजहार कर दिया। 178 अरकान ने एतमाद का वोट किया। वो जो आदमी जीता है पाकिस्तान का करप्ट तरीन आदमी। आप जिनको चोर कहते हैं, अपने लोगों पे शक करते हैं, तो फिर उनके साथ बैठते हैं, तो इसका मतलब न कल आपके थे, न आज आपके हैं और न आइंदा आपके होंगे। जो आपने वोट लिया है आज एतमाद का, उसकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि वो आपने अपने अरकान के सर पे बंदूक रख के गन पॉइंट पे लिया है। एक ज़रदारी सब पे भारी, क्या कि वो रिश्वत देता है इसलिए सब पे भारी हो गया। और नवाज शरीफ एक डाकू, मुल्क को 30 साल से लूट के मुल्क से बाहर भागा हुआ है। फजल रहमान वो उसके साथ मिला हुआ था, वो 2 नंबर हमेशा से था। जब मौलाना फजल रहमान, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर आसिफ जरदारी प्लान बनाते हैं तो ये कठपुतली तो फारे की होगी। यहाँ इजलास जारी वजीर आजम के समरी पे बुलाया गया है। हम न आज की पार्लियामेंट के इजलास को तस्लीम करते हैं, न उसके अंदर एतमाद के वोट को तस्लीम करते हैं। अगर मेरी पार्टी सारी भी छोड़ दे, मैं अकेला भी इनके खिलाफ लड़ता रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट, मैं हूं मोहम्मद मालिक। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपना दोबारा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया। 178 वोट लिए, लास्ट टाइम उन्होंने 176 लिए थे, उससे 2 ज़्यादा। आपको याद होगा जब स्पीकर का इलेक्शन हुआ था तो उन्होंने भी 176 तब वोट इनके आए थे स्पीकर के। कोई इसमें अनएक्सपेक्टेड चीज़ नहीं थी, नज़र आ रहा था हो जाएंगे। अपोजिशन ने बॉयकॉट किया, बेहतर था कि होते वहाँ पे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ें डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो अपोजिशन का एक बहुत बड़ा चेंज आया स्टांस का, जो डस्का और सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन में सेनेट सीट जो यूसुफ गिलानी साहब का चल रहा था हफीज़ शेख के साथ, उसमें बयानिया था कि ये न्यूट्रल है इस्टेब्लिशमेंट। अब बयानिया आ गया है कि जी रात को लेट जौन सा है बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट ऑन हो गई उसी सेनेट वाले पे थिंग, और कम अज़ कम जो 20-22 की लीड थी उसको रिड्यूस करके 4-5 वोटों पे कर दिया गया। सिमिलरली अब ये कहा जा रहा है कि बहुत सा प्रेशर डाला गया कि ये जो आज का वोट है ये हर कीमत पे कामयाब हो। बड़ी बातें हो रही हैं कि संजरानी साहब की जो नॉमिनेशन सेनेट चेयरमैन की उसको जोड़ा जा रहा है आर्मी चीफ और DGI की मुलाकात प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो जिसको कहते हैं व्हील्स विद इन व्हील्स विद इन व्हील्स हो रहे हैं। आज की सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है वो ये है कि क्या इमरान खान आज ताकतवर हो गए, क्योंकि जिस तरह सेलिब्रेशंस हो रही थी तो ऐसे लगता था कि शायद पहली दफ़ा उन्होंने ओथ उठाया है। अगर 2.5 साल बाद एक वज़ीर आज़म को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़े तो उसका क्या मतलब है? क्या आने वाले दिनों में प्राइम मिनिस्टर की मुश्किलात अब ख़त्म होगी, एज इट एन ईजी पार्ट, या अब एक्चुअल मुश्किलात शुरू हुई हैं और ये सिर्फ एक क्या कहते हैं ट्रेलर था व्हाटएवर। साथ ही हमने नेशनल असेंबली के बाहर देखा बहुत ज़्यादा बदमाशी हुई, झगड़ा हुआ, मरियम औरंगज़ेब को भी फिज़िकली मैन हैंडल किया गया, मुसद्दक़ के ऊपर, फिर अपना शाहिद खाकान अब्बासी साहब, सब गाली गलोच और बहुत ज़्यादा क्राउड हैंडलिंग हुई। क्या ज़रूरी था? बिकॉज हमारा तो ख्याल था कि आज PTI का दिन है। 3 दिन से जब से इलेक्शन हारे थे बहुत नेगेटिव मीडिया, प्रेस, क्रिटिसिज्म सब कुछ आ रहा था, और आज अगर आराम से हो जाता तो इट वुड हैव बीन मच बेटर। लेकिन क्या सवाल उठता है, क्या PTI को इन तमाम की हरकतें करने के साथ क्या दुश्मनों की ज़रूरत है? दूसरा तो अपोजिशन भी खुल के उनकी मुनाफत भी सामने आ रही है। एक तरफ कहा जाता था कि जी कोई ये गवर्नमेंट जौन सी है ये आर्म ट्विस्टिंग कर रही है, एजेंसीज़ को इन्वॉल्व कर रही है, पैसे गवर्नमेंट कहती थी उन्होंने पैसे लगाए। फिर मरियम ने अपने जलसे में बोला और उन्होंने कहा कि ये टिकट जो हमारी है, हमारी टिकट जीत गई है। इंड्यूसमेंट या किसी भी किस्म का वादा या कोई ऐसी चीज़ लालच, वो भी करप्शन के ज़िम्मे में आता है। मैंने आपके साथ कुछ हफ्ते पहले प्रोग्राम्स में कुछ 2-3 चीज़ें शेयर की थी और मैंने आपको कहा था कि एक गेम प्लान बन गया है जिसके अंदर पंजाब के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि अगर गिलानी साहब जीत जाते हैं और अगर ना भी जीते तब भी अगर अच्छी शोइंग होगी तो पंजाब में पहला डिसलॉज की मूवमेंट शुरू होगी और ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और सब कुछ ये बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ पहले होगा, ये सेंटर में नहीं होगा। और परवेज़ इलाही साहब ने जिस तरह इसमें किया, अपना एफर्ट्स पुट इन किए और वहाँ से सारे सेनेटर्स जो से हैं कंसेंसस के साथ बिला मुकाबला आ गए, तो गेम प्लान क्या था, क्यों ये सब कुछ हो रहा था? और वो ये गेम प्लान ये था
कि ये वहाँ पे मूव होगा, और क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रुप्स हैं तो फिर एक कंसेंसस कैंडिडेट के तौर पे जब चौधरी परवेज़ लाई का नाम आएगा तो PMLN लेड अपोजिशन ये उनको सपोर्ट तो नहीं करेगी लेकिन अपोज भी नहीं करेगी और बाय डिफ़ॉल्ट होगा। उसके बाद सेंटर के अंदर गेम्स होंगी। पहले डिप्टी स्पीकर के ऊपर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस की बात होगी, फिर स्पीकर के ऊपर, और फिर इट विल मूव ऑन समथिंग एल्स। ये 2-3 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको 2-3 क्लिप्स दिखा दूँ, क्योंकि हमारी इन तमाम चीज़ों को अब जो बैक कर रही हैं खुद अपोजिशन लीडरान के बयानात कर रहे हैं। और सुन हम ये रहे हैं कि जी ये है कि हम इससे 10 से 12 MNAs करेंगे, और उन MNAs को अब पीपल्स पार्टी की तरफ से ये भी पैगाम दिया जा रहा है कि जो वोट देगा अगर उसको सीट अपनी खो दी तो PMLN उनको सीट दे देगी पंजाब से, क्योंकि उनका पंजाब से ताल्लुक है। सर झुका के आजी से कहती हूँ, पैसा नहीं चला, मुस्लिम लीग नून की टिकट चली है। और अचानक चौधरी साहब के दिल में इतना दर्द क्यों उठा कि पंजाब से उन्होंने बिल्कुल बिला मुकाबला सेनेटर्स दोनों साइड से मुंतखब करवा दिए। क्या मुतवक्का जो हमेशा से बात हम सुनते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कि वेटिंग इन द विंग्स हैं चौधरी परवेज़ लाई एज अ फ्यूचर चीफ मिनिस्टर, क्या उनका कोई ताल्लुक है यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत या हार से सेनेट पे? हमें पहले पंजाब को बचाना चाहिए। हम कब अदम एतमाद और कहाँ अदम एतमाद या क्या स्ट्रैटेजी अपनाना है तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक के मूवमेंट के अब फैसले हैं। जो मेरी इतला ये है कि रोड टू इस्लामाबाद कम्स फ्रॉम लाहौर, पहले पंजाब के अंदर मूव होगी, उसके बाद सेंटर के अंदर ड्रामा होगा। कहा कि आप देखेंगे कि हम कुछ हम क्रिएट करते रहेंगे इवेंट्स पार्लियामेंट के अंदर, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि डिप्टी स्पीकर का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हम मूव करेंगे और हम इन चीज़ों को बॉयल पे रखेंगे। हम मिल बैठ के फैसला और स्ट्रैटेजी आपके सामने लेकर आएंगे और हम आपको बताएंगे खान साहब कि आप कब तक इस कुर्सी पे बैठे हो, आपका स्पीकर कब तक उस कुर्सी पर बैठा है, आपके कठपुतली वजीर आले कब तक अपनी कुर्सी संभाल रहे हैं। पंजाब में और स्पीकर में कुछ ना कुछ तो करेंगे। जी, ये तमाम आपने बातें देखी तो 5-6 सवाल उठते हैं कि 2-3 सवाल तो अपोजिशन के हैं कि अगर 15-16 लोग बिके तो क्या आज उनका वोट लेना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर को? नहीं, सियासत है या मुनाफकत है? क्या PDM की टोटल सियासत का रुख सड़कों के बजाय अब पार्लियामान के अंदर हो गया, और जहां पहले ड्राइव कर रहे थे उनको नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान का बयानिया, क्या अब वो बयानिया डोमिनेट कर रहा है आसिफ अली जरदारी का? क्योंकि उन्होंने एक डिलीवरी दे दी है, उन्होंने एक अनहोनी करके दिखा दी जब लोग कहते थे कि यूसुफ रज़ा गिलानी विल नॉट बी एबल टू विन, तो अब उधर उनका बयानिया चलेगा। और क्या अब ख़तरे की घंटी बज चुकी है कि इसी तरह माल चलेगा? क्योंकि अगर आज प्राइम मिनिस्टर की आप स्पीच सुने तो उसमें जितनी सख्त लहजा था और जितनी उनकी सख्त बातें थी उसमें लगता है कि कोई किसी किस्म का ढीलापन नहीं आएगा। मैं क्विकली आप सुन लें ताकि फिर मैं अपने गेस्ट साहब को तारुफ करा दूं। महीने से पता था कि पैसा जमा किया जा रहा है इस सेनेट इलेक्शन में, और मुझे हैरत हुई कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी ये तो हम आज़ाद इंस्टीट्यूशन है, या मैं उनकी कोई आज़ादी के ऊपर ले रहा था, या जी बड़ा ज़बरदस्त इलेक्शन। अच्छा, कहते जी बड़ा अच्छा इलेक्शन करवाया है। ये मुझे और इससे तो मुझे और सदमा हुआ है कि अगर ये इलेक्शन अच्छा आपने करवाया है, पता नहीं बुरा इलेक्शन क्या होता है। मैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन को एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आप मेहरबानी करें, पाकिस्तान की एजेंसी से सिर्फ एक सीक्रेट ब्रीफिंग लें, इनको अंदाजा होगा कितना पैसा चला इस इलेक्शन के अंदर, पता चलवाएं क्या हुआ इस इलेक्शन में, ताकि आप इस तरह की स्टेटमेंट ना दें कि जी हमारी कोई आज़ादी ख़त्म कर रही है। मैं आपकी आज़ादी ख़त्म कर रहा हूँ ये कह के आप, मैं अकेला इमरान खान को करप्शन करके करप्शन नहीं ठीक कर सकता। मैं अदलिया को क्या, केसेस तो अदलिया में है या नैब के अंदर है, मेरा तो उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। मैं आज पाकिस्तान की अदलिया को और नैब को, जो आपको मेरी गवर्नमेंट से मदद चाहिए कन्विक्शंस करने के लिए, सारी चीजें एक तरफ, ये इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। जी, आपने सुना, मेरे स्टूडियो मौजूद है खुर्रम दस्तगीर साहब PMLN से, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर डिफेंस एंड कॉमर्स। हमें ज्वाइन कर रहे हैं फवाद चौधरी थोड़ी देर में, फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पता नहीं कोई प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग चल रही थी, उनका पैगाम 2-3 आएगा जी, थोड़ा सा डिले हो जाऊंगा। तो खुद पहले तो आपसे बात करते हैं, आज जो बाहर हुआ उसमें बाद में बात करेंगे, लेकिन कल मरियम नवाज़ ने जो बात की
कि हमारी टिकट चली और हम यही कह रहे थे, मैंने भी अपने प्रोग्राम में कहा कि डील हुई है उन लोगों को कि जो लोग पंजाब से जिन लोगों ने हाथ किया है सेनेट वाले इलेक्शन में, उन्होंने एक डिमांड ये थी कि अगर हमें अपनी पार्टी से निकाल दिया गया या हमें प्रेशर में निकलना पड़ा, हमें अगले इलेक्शंस में आप सीट्स देंगे, टिकट्स देंगे। शाहिद खाकान मेरे प्रोग्राम में आए, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा हाँ जी आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं, मैं अभी चाहूँगा कि वो शॉट भी चला दें, हम बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं, आधे तो हमारे ही लोग वहाँ गेम हैं। तो फिर आप लोगों ने भी तो वही गेम की। अगर नहीं, ये करप्ट प्रैक्टिस किस तरह, तो और क्या, आप इंड्यूसमेंट दे रहे हैं, किसी को लालच दे रहे हैं कि आप ये करें और अपना वोट करें। इंड्यूसमेंट सिर्फ ये है कि आपने नून लीग के टिकट लेकर करप्शन काइंड नहीं होती। नहीं, पाकिस्तान के अवाम के पास जाना है, अवाम रिजेक्ट कर सकते हैं अगर आप समझते हैं कि ये जो है करप्ट एक्शन हुआ है, लेकिन किसी को ऐसी टिकट ऑफर करना जिसका अल्टीमेट आर्बिटर, जिसका फाइनल जो फैसला करने वाला है वो पाकिस्तान की अवाम है और सबकी आंखों के सामने इंतखाब होना है, जब भी होगा इंशाल्लाह जनरल इलेक्शन होगा, तो उसमें ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इसके ऊपर इशू हो के उठे। सारा मामला ये है कि जो जिसकी आज बड़ी साफ और सीधी एग्जाम्पल आई है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने कहा कि पिछले हफ्ते, जो भी कल जो थर्सडे को हफ्ता ख़त्म हुआ है, महंगाई पिछले साल के मुकाबले में 15% ज़्यादा थी। ये क्राइसिस है कि ये सब लोग जिनके पास पीटीआई जो कामयाब हुए हैं, ये अपने हलकों में शक्लें दिखाने के काबिल नहीं रहे। लोग इनके आगे बिजली के बिल लहराते हैं, गैस के बिल लहराते हैं, इनके आगे जो है आटा और चीनी और घी के जो मामलात हुए हैं वो उनके आगे रखते हैं, दवाइयों के बिल आगे रखते हैं। मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी मेरे सामने आके रखते हैं। मेरे पास तो जवाब है कि मैं अपोजिशन में हूं, लेकिन जो हुकूमत में उनके पास कोई जवाब नहीं है कि इतना बड़ा बहरान पहले दवाइयों का आया, फिर आटे का आया, फिर चीनी का आया, फिर पेट्रोल का आया, फिर घी का आया, फिर IPP का आया, और रही सही कसर जो है अब बिजली और गैस ने पूरी कर दी है। तो ये लोग अपने सियासी मुस्तकबिल से परेशान हैं और उसका एक एक्सप्रेशन जो है वो हुआ है। मुझे एक चीज बताएं, ये सियासत आपकी PDM का जो सा ये आपकी आनी है, लॉन्ग मार्च आनी है, मेरे आप ही के, मैं नाम नहीं लूँगा ज़ाहिर है, आप ही के कोलीग्स हैं, सीनियर लीडरान हैं, उनसे भी बात हुई और लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा यार PDM तो फारिग है, स्ट्रीट वाला जो मामला है, अब आप लोग मेन आएंगे भी, आप 2-4 दिन रुक भी जाएंगे, फिर चले भी जाएंगे, लेकिन अब क्या ज़रदारी साहब का बयानिया ही डिसाइड कर रहा है? क्योंकि उन्होंने आपसे ज़मीनी इंतखाबात भी लड़वा दिए, इलेक्शन भी लड़वा दिया। मुझे आपको भी बयान याद होंगे, सबके बयान बड़े डिसमिसिव बयान थे कि जी गिलानी साहब नहीं जीतेंगे, चलें कर लेते हैं, शॉट पूरा कर लें। सबका ख्याल था कि ब्लफ कॉल करते हैं ज़रदारी साहब का। उन्होंने वो डिलीवरी दे दी। अब पीपल्स पार्टी वाले साफ बता रहे हैं कि हमने स्पीकर को भी करना है, डिप्टी स्पीकर को करना है, इस तरह बिल्डअप करना है। तो अब पीपल्स पार्टी लीड कर रही है PDM के बयानिए को? नहीं, PDM का बुनियादी जो आई थिंक नज़रिया है वो ये नहीं है कि मावराए आइन कुव्वतें PTI से हाथ उठाकर हमारे साथ आ जाए। हमारा बयानी, और उसमें पीपल्स पार्टी पूरी तरह शामिल है। डस्के वाले दिन तो आर्बिटर जो है, आइन कुव्वतें बिल्कुल हो गई थी न्यूट्रल, अब सडनली वो दोबारा आपको एक्टिव हो गई हैं। नहीं, वो सडनली एक्टिव नहीं हुई। ये पहले दिन से, जब 20 सितंबर को PDM की फॉर्मेशन हुई थी, पहले दिन से ये आइडिया, और ये जो मैंने अल्फाज इस्तेमाल की एक्चुअली यूसुफ ज़ा गिलानी का ट्वीट है जो उन्होंने कामयाब होने के बाद दिया है कि हमारा मकसद ये नहीं है कि उनके पीछे हाथ था, हमारे पीछे। हमारा मकसद ये है कि पाकिस्तान के अवाम को अल्टीमेट आर्बिटर बनाना है कि इस मुल्क में हुकूमत कौन करेगा। मरियम का लेटेस्ट बयान सुनिए जो इन्होंने एजेंसीज और सारी पे बात की है। कहते थे कि बिलावल और मरियम अब्बू बचाओ मुहिम चला रहे हैं। अब्बू बचाओ मुहिम तो बड़ी, उनको बचाने की ज़रूरत नहीं है, माशाल्लाह वो खुद अपने ओन राइट में अब्बू जो है उनको उनके मुकाबले के लिए दिन रात एक करनी पड़ी। लेकिन बेटा बचाओ, औलाद बचाओ मुहिम पाकिस्तान ने आज देखी कि जिन्होंने बचाया है वो खुलकर अवाम के सामने आए हैं। अवामी अदालत में जिसको शर्मनाक शिकस्त हो रही है उसको बचाने की कोशिश में आप अपनी और अपने इदारे की इज्जत है उस पर हर्फ ना आने दें और अवाम का फैसला माने। और अगर आप नहीं मानेंगे तो आपको मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अचानक किस तरह से एजेंसीज एक्टिवेट हो गई और उन्होंने जो हरकत और सकनात हैं, आने वाले चंद दिनों में हर चीज़ अवाम के सामने खुल के आ जाएगी। अचानक हो गई, एक्टिवेट हो गई, उनकी हरकत सकनात सामने आ जाएंगी। आप ही की लीडर ने कुछ अर्सा पहले कहा था जर्नैलों कर्नैलों के फ़ोन आते हैं,
ISPR और सब ने कहा कि आप नाम बता दें किसने फ़ोन किया, कोई तो बोलता होगा, हमने भी पूछा। ये स्वीपिंग स्टेट्समेंट 3 दिन पहले इंस्टीट्यूशन जो सी है बिल्कुल न्यूट्रल है और DGI की और आर्मी चीफ की मुलाकात होती है, सडनली वो प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे आर्मी चीफ, सडनली होता है लो जी एजेंसियाँ फेर पै गई हैं। ये नाम क्यों नहीं आते? हम भी काम क्यों चलते हम भी तो नाम मांग रहे हैं ना 2.5 साल से कि किसने ऑपोजिशन में से NRO मांगा है PTI से, वो नाम नहीं दे सके। और जो नाम लेने थे, वो जो दो नाम लेने थे, आर्गुमेंट से मैं कहता हूं प्राइम मिनिस्टर और उनकी पार्टी गलत बयानी करती है, तो क्या आप भी गलत बयानी कर रहे हैं? नहीं, अगर जो नाम लेने थे वो नाम लेते क्यों? वो मोहम्मद नवाज शरीफ ने गुजरावाला के जलसे में खुलकर ले दिए थे और 1 से ज्यादा दफा लिए थे, रिपीट किए थे। आप वो चला दे तकरीर, आप वो नहीं चला सकते ना। और यही एविडेंस है कि आपके ऊपर भी वही जो नहीं, हमारे पे तो पैमरा ने कानूनी ब्रेड हैंड है ना जी, कि मीडिया की रिप्रेशन भी जो हो रही है वो क्या इमरान खान साहब कह रहे हैं, आप कह दें वो कर रहे हैं। अरशद मलिक को ब्लैकमेल किसने किया है? काजी ईसा की जजमेंट के खिलाफ जो रेफरेंस है, उनके खिलाफ जो पूरा रिएक्शन है, वो कहां से आया है? शौकत सिद्दीकी साहब का भी बयान ऑन रिकॉर्ड है कि ये कहां से हुआ है। शौकत सिद्दीकी साहब को तो पता था मैं फारिग हो रहा हूं, उन्होंने एक तकरीर कर दी कि शहीद हो जाऊं और मैं बात छोड़ देना। देखिए शौकत सिद्दीकी आपके बाहर आपरा मार्केट सुनिए जैसी भी हिस्ट्री है, और वो जो जस्टिस अरशद मलिक आपरा मार्केट के फुटपाथ से उठकर कोई शख्स आम शहरी नहीं है, वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज रहे हैं। उनकी स्टेटमेंट की, उनके एक्सपीरियंस फर्क है काम से। अगर जस्टिस अरशद मलिक इतनी सच्ची, वो जस्टिस नहीं थे, वो जज थे। उनको क्यों मिले थे मियां साहब और फर्स्ट फैमिली के लोग? इनको कोई अपने नहीं है कि ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एक जज को मिल रहे हैं, खुद क्यों मिले थे? इनका मिलना भी उतना ही गलत है जितना उनका जाके इससे मिलना था। नहीं, कौन सा वो तो मिले जब जजमेंट हो चुकी थी, उसके बाद भी वो अपील तो उन्होंने नहीं सुननी थी ना, तो वो मामला हो चुका, खत्म हो चुका। या तो आप कहते ना जी कि फैसले को उन्होंने कोशिश की मैनिपुलेट करने की, फैसला तो उनके खिलाफ आ चुका था, कन्विक्शन हो चुकी थी। असल तो उस बात ये है कि जो खुलकर सामने है कि वो फैसला जो है वो टेंटेड है, वो जहरीला फैसला है। जो ज़मीर जागा वो फैसले के बाद जागा ना, मुलाकातों के बाद जागा। ये तो अब आप वो मरहूम हो गए, हम टाइमिंग कर लेना, टाइमिंग कर लें। इसका मतलब है कि वो जज साहब गए, उनके ज़मीर को जगाने के लिए आप लोगों ने कोई उनको भी इंसेंटिव दिए, उनका ज़मीर जाग गया। आप इसके ऊपर जो मर्जी मतलब चढ़ा लें, अब उस दुनिया में नहीं है तो हम नहीं जान सकते कि ट्रूथ क्या था। इसीलिए तो कुछ एटिकेट्स और प्रोटोकॉल्स होते हैं कि लोग नहीं मिलते। नहीं, देखिए ना, सिर्फ ये एविडेंस मुझे ये एविडेंस तो नहीं। फिर दूसरा वर्जन है तो सही ना? नहीं, वर्जन कैन बी ट्रू, वर्जन इट मे नॉट बी ट्रू। चलें एक फैक्ट बात करते हैं कि जब हुकूमत ने एक सियासी मामला हल करना था गिलगित बल्तिस्तान का, प्राइम मिनिस्टर ने वो मीटिंग चेयर क्यों नहीं की? जब हिंदुस्तान ने हमारे ऊपर फरवरी 2019 में मिसाइल ताने हुए थे, प्राइम मिनिस्टर ने क्यों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को आउटसोर्स कर दी? मैं उस मीटिंग में मौजूद था। कि सिर्फ हाथ में लाना पड़ जाएगा अपोजिशन से, या फाटिफ की लेजिस्लेशन करने के लिए क्यों ये मामला भी आउटसोर्स क्यों किया? आपका वर्जन सुनिए ना, उनका जो भी वर्जन, वो कहते हैं आप लोग हर जगह NRO मांगते हैं, हम क्या करें? वो कहते रहे। बात ये है कि हुकूमत ये कहती है, मैं ये बात कर रहा हूं कि गिलगित बल्तिस्तान के मुस्तकबिल के बारे की मीटिंग जो है वो मोहतरम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने क्यों चेयर की? ये काम उनका नहीं था, ये प्राइम मिनिस्टर ने आउटसोर्स किया था। इसका मतलब पुरानी बातें नहीं, पुरानी बातें नहीं है, ये तो चंद महीने पहले। इशू ये है कि जिस मुल्क की आधी जिंदगी डिक्टेटरशिप्स रही हों, ये एक्सपेक्ट करना कि रातों रात ये इंटरवेंशन खत्म हो जाएगी, ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है और गलत बात होगी। हमें सारा मकसद PDM ने इसलिए बहुत सोच समझ कर ये बात की है कि भाई वो इस मुल्क का हिस्सा हैं, रियासत का हिस्सा हैं। सिर्फ ये हमारा एम है कि वो जो सियासी और जमहूरियत के मामलात हैं उनसे उनको पीछे करके कम से कम एक इंतखाब तो हम ऐसा करा। समझ नहीं आती। मैं अभी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद आके मैं मौलाना फजलुर रहमान की लेटेस्ट स्टेटमेंट भी चलाऊंगा। कभी वो स्टेटमेंट देते हैं ये हमारे इदारे हैं, हम इनसे नहीं लड़ते। ज़रा कोई 19-20 बात होती है, फिर आप लड़ना शुरू हो जाते हैं। पहले आप कहते हैं इलेक्शन चोरी हो गए, फिर उसी आर्मी चीफ को आप लोग एक्सटेंशन का वोट भी डालते हैं और उस पर कोई चू नहीं करता। फिर बाद में उनके साथ मीटिंग्स भी करते हैं। हमें तो समझ नहीं आती। फिर मोहम्मद ज़ुबैर जाके उनसे मुलाकातें भी करते हैं। जब मुलाकातें बाहर निकल आती हैं फिर कहते हैं मरियम बीबी का बयान आता है हमारा कोई बंदा नहीं मिला, पता लग जाता है मिला है।
कॉन्ट्रडिक्शंस तो आपकी भी उतनी ज्यादा है, क्योंकि ये इसराइल की इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। ये अच्छा, जब आप मिलने जाएं, इस मिट्टी की जब आप मिलने जाएं तो वो इसराइल की नहीं है। नहीं, अगर वो आपको किसी बात में अपनी मर्जी ना करे तो वो यहूदी। अगर गिलगित बल्तिस्तान का सियासी मुस्तकबिल का फैसला करना है और वजीर आजम में अगर जुर्रत नहीं है कि वो आके अपोजिशन से बात कर सकें और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो मीटिंग कन्वीन करते हैं, तो हम किससे मिले फिर जाके? क्या गिलगित बल्तिस्तान पर बात नहीं करनी? क्या उस पर हमने अपना आईनी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देना? अगर वज़ीर आज़म वो पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने किसी और रियासत के एक फर्द को ये जिम्मेदारी सौंप दिया कि अपोजिशन से आपका, जो कि उनका काम नहीं है, दूर दूर तक उनका काम नहीं है, लेकिन ये इशू, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, सिंपल ये सारी बात करने का मकसद ये है कि ये जो इंटरवेंशन है, ये कहना कि ये इंटरवेंशन अब खत्म हो गई है या ये अब नहीं होगी, ये खाम ख्याली है, ये रहेगी, ये हिस्सा है इस वक्त पाकिस्तान की रियासत का, पाकिस्तान की सियासत का, पाकिस्तान की जमहूरियत का। इसको किस तरह हमने लेकर आगे चलना है और पाकिस्तान में आइन में जो वादा किया है कि अल्लाह ताला के बाद पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे इक्तदार के हकदार होंगे, उस तक पहुंचने के लिए भी एक प्रोसेस है जिसका आगाज पीडीएम ने कर दिया। कौन से नुमाइंदे जो 8-6 करोड़ लेके आप लोगों को वोट दे देते हैं अपनी पार्टी के खिलाफ, वो इस आइन को और मुल्क को चलाएंगे? जी देखिए ना, 8 या जो टिकट के लालच पे आपके साथ चल पड़ते हैं, ये इनके ऊपर छोड़े सारा मुल्क। जी आपको पाकिस्तान के अवाम की राय माननी पड़ेगी। मैं मालिक साहब, आप यहाँ स्टूडियो में बैठ के लोधरा के अवाम को जो हैं वो सेकंड गेस नहीं कर सकते, आप लसबेला के अवाम को सेकंड गेस नहीं कर सकते। मैं इसराइल से आया हूँ। नहीं, आप इसराइल से नहीं आए। नहीं, आप जाके फिर उनके खिलाफ आपसे कोई सवाल करें तो आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, फलाना के सवाल नहीं, देखिए बात यह है कि जिसको पाकिस्तान की आवाम ने मुंतखब कर दिया है, आप उस पर क्रिटिसाइज करें, आप ये कहें कि जिसने गलत काम किया है, लेकिन उसको बुनियाद बनाकर पूरी डेमोक्रेसी को डीलेजिटिमाइज करना, मेरा उस पर सख्त तरीन इख्तिलाफ है। तो फिर आप इमरान खान का राइट टू गवर्न तस्लीम करते हैं? जी, मैं उसका राइट टू गवर्न इसलिए तस्लीम नहीं करता कि 2018 अब इसराइल की फौज उसको लेके आई है। नहीं, जो भी फौज का ये काम नहीं है। बात ये है कि आइन में उनका एक दायरा कार है जिसको हम रिस्पेक्ट करते हैं, उसको हम सलूट करते हैं, लेकिन जब आप उस दायरा कार से बाहर आएंगे और रियासत और मुल्कियत के मामलात में इंटरवीन करेंगे। डिफेंस में रहे हैं ना, आपने डिफेंस को चलाया, आप तो उठते रहे हैं जनरलों वरनलों के सबके साथ, फिर जब आर्मी चीफ को दावत देते हैं तो सारे भागे भागे जाते क्यों हैं? पार्लियामेंटेरियन, MNAs भी, सेनेटर्स भी, आर्मी चीफ की दावत आ जाए सारे गोलियां कर जाते हैं, क्यों जाते हैं? इसलिए कि पाकिस्तान में इस वक्त तक ताकत का लोधरा वाले को तो नहीं आप भेजते, खुद जाते हैं आप लोग। ताकत का सोर्स वो हैं, हमें ये बात एक्सेप्ट करनी है। हम जो है जो ज़मीनी हकायक हैं वो ये हैं, इन्हीं ज़मीनी हकायक को तब्दील करने के लिए कि एक ऐसा प्रोसेस शुरू हो जिसमें उनकी इज्जत कायम रहे, एक आईनी इदारा होने के तहत। लेकिन ये याद रखें कि पाकिस्तान की पार्लियामान भी एक आईनी इदारा है, उसका भी उतना ही एहतराम है जितना किसी और इदारे का है, जिसको हम कहते हैं कि जी अदलिया एक इदारा है। पार्लियामान भी उतना ही मोहतरम, उतना ही मुकद्दस इदारा है। ब्रेक के बाद आके ये भी बात करनी है, करंट पे वापस आ जाए, कि क्या सेनेट चेयरमैन जो है उसका इलेक्शन ओपन होना चाहिए? कि आप बैठ के गवर्नमेंट के साथ कर लें, क्योंकि अब तो हम तैयार हैं, अब तो आप चाहेंगे तैयार हैं, आ जाए। मैं इसीलिए पूछना चाहूंगा ब्रेक के बाद आके, तो फिर ऐस पर भी मान लेना सी नहीं, अब वो नहीं मानेंगे। इतनी जहरीली ऐसी लेजिस्लेशन जिसके अंदर इनके वजीर के लिए NRO था, जो NRO ना मिलने पे उसको MNA से सेनेटर बनाया गया, हम कबूल नहीं करेंगे। मैं भी डेस्परेट इंतजार करूं फवाद भी पहुंच जाए, पता नहीं वो वजीर आजम के साथ बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी महफिल जाएगी, वो आते हैं। नाज़रीन, लेट्स होप ही इज बैक बाय देन, क्योंकि 2-3 बड़े इंटरेस्टिंग सवाल हैं और आज बाय डिफॉल्ट जरा अपोजिशन से ये 2-2 हाथ करते हैं। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक टू द शो। और हम ये बताएं, आज माय अपॉलॉजीज, आज हमारे दूसरे गेस्ट लेट हो गए, फिर आपके साथ ही तोपे आपकी तरफ जिस तरह आप हुक्म फरमाएंगे। ये बताएं, कोई आप ही के लीडर की बात करता हूँ, ख्वाजा साहब कहते थे कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, पॉलिटिक्स में दोनों चीज़ें क्यों नहीं है? पहले पीपल्स पार्टी और आप लोग आपस में बैठ गए, फिर चौधरी गुजरात के ज़हर कातिल थे, मियाँ साहब उनके फ़ोन नहीं सुनते थे और वो कहते थे हमें छोड़ के बाहर चले गए, ये कहते थे ये डिज़र्ट कर दी। अब पंजाब के अंदर उनके साथ भी आप लोगों ने एक पिंगा पा ली हैं,
गेम बन गई है। और ना भूलें कि 2018 के सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और पीटीआई इकट्ठे थे। ठीक, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो सबके कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ सारे इस माम में नंगे। आप अपना जस्टिफाई करें ना। अब दोबारा आपकी चौधरीयों के साथ ये गेम प्लान सारा बन गया। पंजाब क्यों, पहले पंजाब क्यों? और एक सवाल मेरे ये बताएं, पहले इधर आ जाएं, अगर वाकई गवर्नमेंट आप गिराना चाहते, अगर जरदारी साहब, मैंने इसलिए पूछा था बयानिया किसका चल रहा है, तो अभी आपके वोट डले थे वहाँ, उन लोगों को ओपनली क्यों नहीं पीपल्स पार्टी ने कहा और आप लोगों ने कहा कि ठीक है आज वो वोट खड़े हो जाएं और वो वोट दें अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ और गवर्नमेंट गिर जाती? आप लोग खुद भी नहीं चाहते कि गवर्नमेंट गिरे, आप लोग भी लटकाते हैं जान के गेम। नहीं, देखिए हमने तो जब भी करना है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना है। तो वो कह रहे थे 16 नंबर, 16 आप प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं 16। जी जी, आप शायद हकान और बाकी आप लोग कह रहे थे 30 हमारे लोग थे जो कम हो कितने रह गए। तो इसका मतलब वो लोग तो आपके हैं ना ट्रोजन्स। तो फिर अगर आप भी मुखलिस होते अपनी तहरीक के साथ तो आज आप उन लोगों को सामने कर देते, गवर्नमेंट गिर जाती, आप लड़ लेते इलेक्शन। 16 में शहरयार आफरीदी जैसे लोग भी तो शामिल वो तो एक आधा है ना। कुछ मालूम नहीं कि वो उन्होंने क्यों ये काम किया। जिनका तीसरा सेनेट इलेक्शन है, तीसरी दफ़ा वो सेनेट के इलेक्शन में वोट दे रहे हैं और उन्होंने दस्तखत फरमा दिए ताकि उनका बैलेट आइडेंटिफाई भी हो जाए कि मैंने ज़ाया किया। आपके एक पार्लियामेंटेरियन ने मुझे बताया कि जब वोट डाल रहे थे तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब एलिजिडली अकॉर्डिंग टू हिम सीनियर आदमी है, कल को मेरे पे मुकदमा होगा तो मैं उनका नाम लेके सामने ले आऊँगा उनको। वो कह रहे थे कि वो गिलानी साहब कह रहे थे ये हमारा बंदा है, ये हमारा बंदा है, ये हमारा बंदा। उनको पता था इसका मतलब एलिजिडली कि केड़ा केड़ा बंदा है। तो फिर वो हमारे बंदे आज खड़े क्यों नहीं गिलानी साहब? इसका मतलब जरदारी साहब भी कोई और गेम कर रहे हैं। जी देखिए, मैं जरदारी साहब की गेम्स का जवाब मैं नहीं दे सकता, वो तो उनकी पार्टी के लोग देखते हैं, हमें तो ये पता है। अच्छा, जवाब पूछे तो उनकी पार्टी, वैसे एक बयानिया, एक की आदत, एक मकसद, हमें ये मालूम है। आप लोगों ने क्या फ्रॉड शुरू किया है? ना मुख्तलिफ, जब जवाब ना देना हो तो उन्हें पूछो, कहते मेरे भतीजे का दोस्त है गए, वैसे हम मुख्तलिफ पार्टियां हैं जिनके मुख्तलिफ मकासद हैं, जिनके स्टेक्स फ़र्क हैं। जैसे पीपल्स पार्टी को सिंध गवर्नमेंट है और उनका स्टेक हम सबसे फ़र्क है। लेकिन हमें तो ये मालूम है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मुस्लिम लीग नून की, कि मुस्लिम लीग नून के 83 MNA एक पैसा लिए बगैर एज अ सॉलिड ब्लॉक 100% गिलानी साहब को वोट पड़ा है 3 तारीख को, जो हमारी जिम्मेदारी थी कि हमने जो अपनी, और इसी तरह MMA के सिवाय एक साहब जो नहीं थे, बाकी 14 के 14 वोट जो हैं वो गिलानी साहब को पड़े हैं। तो जहां हमारी जिम्मेदारी थी कि हमने कोई सौदा किए बगैर, कोई बार्गेन किए बगैर हमने अपने वोट को इज्जत दी और उसको सही तरीके से यूज किया ऑपोजिशन। मैंने खबर दी थी कि 2 पार्ट्स की डील है, पैसे भी चल रहे हैं और साथ उनकी सीट गारंटी की जा रही है। इसका मतलब है कि नून लीग को पता था कि अगर मालिक वोट दे रहा है तो मालिक को इतने पैसे मिले और साथ वाले को हमारी सीट भी आ गई। तो इस करप्शन में आप दोनों ने मिलके किए। मैं बिल्कुल इससे आपसे इख्तलाफ करूंगा। नून लीग को कोई नहीं मालूम कि किसने किसको पैसा दिया। हमें तो ये मालूम है कि हमने अपने 83 वोट डिलीवर करने हैं। कुछ लोग बीच में ऐसे थे जिनकी वजह से पीपल्स पार्टी ने उनसे कांटेक्ट किया डायरेक्टली और फिर हमसे ये वाली जो टिकट वाली बात थी वो उन्होंने कंफर्म की, लेकिन हम किसी नेगोशिएशन में शामिल नहीं थे। अब आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने उनसे बात की, फिर आपके साथ कंफर्म किया कि आप इनको पंजाब में टिकट गारंटी कर रहे हैं, फिर उन्होंने नेगोशिएट किया। मुझे ये मालूम नहीं कि हमने ये कंफर्म किया कि अभी आपने कहा यार ना करें। हमने ये कहा नहीं, हमसे उन्होंने राबता किया कि ये टिकट मांग रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि मेरी पार्टी ने कितने लोगों को टिकट कंफर्म किए हैं, ये बिल्कुल मेरे नॉलेज में नहीं है। मुझे ये मालूम है, मैं ऑन एयर कहता हूं मेरी आपसे बड़ी दोस्ती, आपने मुझे बड़ी किताबें भी प्रेजेंट की हैं, बड़ी मजेदार किताबें पढ़ता हूं, लेकिन लफ्ज आपने भी कहा कि और हमने कंफर्म किया। यू वांट मी टू रीप्ले इट? आप जरूर प्ले कर दें। अभी आपने क्या कहा और हमने कंफर्म किया। मैं फिर दोहरा दें। देखिए, उन्होंने हमसे बात की। ये दूसरा बयान आ रहा है? नहीं, मेरा दूसरा बयान नहीं है। उन्होंने हमसे बात की कि जी क्या आप इस टिकट देने के लिए तैयार हैं इन लोगों को, ये आने के लिए तैयार हैं? हमने कंफर्म किया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मुझे नहीं मालूम कि कितने लोगों को कंफर्म किया। आई हैव नो आइडिया। कुछ को तो किया। आई हैव नो आइडिया कितने लोगों को कंफर्म किया कि ये क्या। शायद खान साहब का वो चलाइए शॉर्ट, वो क्या कहते हैं, लोगों ने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया इस सेनेट इलेक्शन में, जो आपके मुताबिक ज़मीर का वोट होगा, और उनको उसकी वजह से अपनी पार्टी छोड़नी पड़ती है या प्रेशर आता है, क्या PMLN उनको सीट्स देगी? जब वो अप्लाई करेंगे, जब पार्लिमानी बोर्ड बनेंगे, बिल्कुल उनको कंसिडर करेंगे। यहाँ बहुत से लोग जो हैं जो PTI की बेंचेस पे बैठे हैं, हमारे MNAs थे या पीपल्स पार्टी के थे या किसी और जमात के थे, वो अप्लाई अगर करते हैं हम देख लेंगे। हालांकि जो आदमी पार्टी छोड़ के जाता है उसके खिलाफ रिएक्शन होता है,
लेकिन सियासत में जब आप इलेक्शन लड़ते हैं तो अवाम के सामने जाने के लिए आपको लोगों को रखना होता है। तो बेसिकली ज़मीर नहीं जागे, सियासत जागी है। उन्होंने अपने पॉलिटिकल फ्यूचर्स के लिए किया है। वो कोई इतने नोबल लोग नहीं है कि बड़ा उनके अंदर ज़मीर जाग गया, पाकिस्तान का दर्द जाग गया, बेसिकली अच्छी अगला इलेक्शन लड़ना है, पावर गेम में रहे हम। देखिए ना जी, ये सवाल तो इसका जवाब वक्त के साथ आ जाएगा। माशाल्लाह आप जैसे जर्नलिस्ट ढूंढ लाएंगे। हमारे पास एविडेंस क्या है? हमारे पास 2018 की वीडियोज़ हैं जिसमें सब PTI इन्वॉल्व है। हमारे पास एविडेंस ये है कि PTI ने बिलियनियर्स को टिकट दिए हैं, सेनेट में 2018 में भी दिए थे, अभी भी दिए हैं। हमारे पास एविडेंस ये है कि जिस बुनियाद पे वज़ीर आज़म ने 70 करोड़ कहा था, वो शख्स उनका अपना निकल आया, अब्दुल कादिर, जिसको उन्होंने टिकट दिया, फिर वापस लिया, फिर बाप से टिकट दिलाया, फिर वो आज़ाद हो गया, वो कामयाब हो गए। 30 करोड़ का नाम लिया, वो सैफुल आबड़ो निकल आए सिंध से, ठीक है। PTI के सिंध के MPs को इनको मुर्गियों की तरह डरबे में बंद करना पड़ा। कुछ खबरें हैं कि कल MNAs को भी करना पड़ा पार्लियामेंट लॉजेस में, डिटेंशन सेंटर बन गया वो। और वो हम जो कम्युनिस्ट मुल्कों में सुनते थे ना, आप माशाल्लाह चूँकि पढ़े लिखे आदमी हैं, इट इज़ ए मिडनाइट नॉक ऑन द डोर। तो रात को पार्लियामेंट लॉजेस में मिडनाइट नॉक ऑन द डोर हुई हैं ये चेक करने के लिए कि MNA अंदर है कि नहीं है हमारा। तो जब इस तरह के सारे जो मामलात हैं, उसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस तहरीक इंसाफ की है, पैसे लेने के मामले में, लोगों को प्रेशराइज करने के मामले में, पैसे लेकर टिकट देने के मामले में, उनके मेंबर्स के बिकने के बारे में। और ये जरूर सवाल लेजिटिमेट है कि भाई ये सारा मामला जो है ये PTI से क्यों निकलता है? ये सारी, अब इमरान खान लाख कहें कि जी हमने तो उनको निकाल दिया, तो बात ये है कि आप में से बार बार इस तरह के इश्यूज उठ रहे हैं। भी ये सारी जमहूरियत और सारा ये जो होता है, ये सब कुछ, ये आइन और इदारे न्यूट्रल, ये आप लोगों का भी अपोजिशन में क्यों जागता है? जब आप गवर्नमेंट में तब क्यों नहीं जागते? जब मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो तब वो फ़ौज की भी सारा होता था, इन्वॉल्व भी किया जाता था, राइज़ में भी था। फिर आप कहेंगे जी पुरानी बातें लाते हैं, लेकिन हमें ये पैटर्न बड़ा क्लियर है। जो अपोजिशन में होता है वो उसकी कोई सोच और होती है, जो सरकार में आता है तो वही काम करते हैं। नहीं, देखिए ना, हमने आप ज़रूर इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं एक से जवाब रोक लें, होल्ड योर थॉट। वो कह रहे हैं मुझे ब्रेक ले लेने दें, फिर बट थोड़ा टाइम है आके। ठीक है, तो आप थोड़ा सा फैक्शन भी कर लें, क्योंकि मैंने आपसे इस्टेब्लिशमेंट पे ये एक सवाल ऐसा करना है ताकि मैं देखूं इस प्रोग्राम के बाद आपके मिडनाइट टॉक होती है कि नहीं होती। मिडनाइट टॉक करते हैं बात। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक से पहले बात हो रही थी तो इंप्रेशन ये मुझे मिल रहा था खुर्रम साहब की बात से कि शायद अपोजिशन नहीं, गवर्नमेंट फ़ौज को लाती है बीच में। मुझे कभी लगता है कि शायद अपोजिशन गवर्नमेंट से भी ज़्यादा फ़ौज को घसीट रही है सियासत में, क्योंकि एविडेंस हमें पता है बिल्कुल ये सारी चीज़ें। आई एग्री विद खुर्रम साहब कि सारी चीज़ें हो रही हैं और होती हैं। मिडनाइट नॉक्स, अब तो मिडनाइट व्हाट्सएप कॉल आ जाती है काफ़ी। नॉक्स वो वाली जिस तरह ये कह रहे थे कम्युनिस्ट स्टाइल, वो गुलाक स्टाइल नहीं होता, लेकिन व्हाट्सएप भी काफ़ी है। बहरहाल मौलाना साहब ने क्या कहा, जरा लेटेस्ट है वो भी सुन लें। मैंने पहले भी ये रिक्वेस्ट की थी, मैं एक मरतबा फिर ये कहूँगा कि फौज को सियासत में मत घसीटें। किसी का ये कहना कि हमें न घसीटा जाए, वो न लाए मैदान में अपने आप को घसीटने के लिए। रोज ब्लो हॉट, ये आप लोगों ने बारियां लगाई हुई हैं कि एक दिन मौलाना पढ़ जाएंगे, फिर एक दिन स्पेस दे के मरियम बोल देंगी, फिर पीपल्स पार्टी थोड़ा ठंडा बयान देगा। मुझे लगता है आपने बड़ी कैलकुलेटेड तरीके से फ़ौज को रोज़ कहीं ना कहीं घसीटते हैं। खुद आप लोग चाहते हैं फ़ौज बीच में आए तो शायद कोई पावर ब्रोकर का रोल प्ले करे। नहीं, हम नहीं चाहते। देखें, जो मुझे मौका मिला है, मैंने जाके सरहदों पे मैं सिपाहियों से मिला हूँ, एयरमैन से मिला हूँ, नेवी मैन से मिला हूँ। तो हम तो फ़ौज का, यानी मैं इंस्टिंक्टिवली इतनी रिस्पेक्ट है उन सिपाहियों की जो सरहदों पर खड़े हैं। तो सिपाही तो नहीं आप बुलाते ना, आप जनरल से बात करते हैं। यही फ़र्क आपने, आप माशाल्लाह बड़े जहांदीदा आदमी हैं। नाइट ऑफ द जनरल्स मूवी भी थी बड़ी मशहूर। यही फ़र्क है ना जी, कि यहाँ ये इशू ये है कि जो अफ़वाज पाकिस्तान का दिफा का काम है, उससे ज़्यादा तो इज़्ज़त हो नहीं सकती किसी काम की। जो लोग अपनी जानें लेके वहाँ खड़े हैं सरहदों के ऊपर। ये दूसरा जो मामला है, ये हल नहीं हो रहा। ये 74 सालों से हम एक सर्कल में फंसे हुए, एक विशेष सर्कल है, 10 साल का साइकिल है, और
उसकी वजह से पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ा। हमारे इर्द गिर्द के मुल्क जो हैं वो आगे बढ़ गए। हमारी आंखों के सामने चाइना कहाँ से कहाँ चला गया, हमारी आंखों के सामने हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ चला गया, और बहुत सारे ममालिक, मलेशिया। तो ये मियाँ साहब को ये 3 आर्मी चीफ खड़का के भी समझ नहीं आई थी बात कैसे डील करना। जी ये था उनका एक खास पॉइंट ऑफ व्यू है। गालिबन वो कहते हैं कि उन्होंने आइन को ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ लिया। क्या थी व्यू पॉइंट है? 3 को खड़का दें, एक को एक्सटेंशन दे दें, ये मुझे व्यू पॉइंट समझ नहीं आया। नहीं, किसको खड़काया उन्होंने? देखिए ना जी, आप कह सकते हैं कि जनरल जहांगीर करामत का उन्होंने इस्तीफा लिया, पर उसके अलावा तो जिसकी टर्म खत्म हुई उन्होंने कहा टर्म मुशर्रफ साहब बड़े प्यारे जनरल, उनको भूल गए आप? उनको क्या खड़काया हमने? उनको क्या खड़काया हमने? कोशिश तो की थी ना आपने। नहीं तो देखिए ना, ये बात है कि हमें आप जैसे जो माशाल्लाह बड़े बालिग नज़र लोग हैं, उनको ये समझाने की ज़रूरत है, कौम को, नॉट हमें, कि आइन शिकनी से बड़ा जुर्म हो नहीं सकता इस मुल्क में। कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं, करप्शन ज़्यादा बड़ा जुर्म है या लूट मार ज़्यादा बड़ा जुर्म है। हम कम अज़ कम, मैं ज़ाती तौर पर इससे एग्री नहीं करता, वो बहुत बड़े बड़े जुर्म हैं, लेकिन आइन शिकनी तो मुल्क की चूलें हिला देती है। मेरा ख्याल है वक्त खत्म हो गया। और फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर, थैंक यू वेरी मच। लेकिन मेरा ख्याल है नाज़रीन कि सबसे ज़्यादा सच बोलना सबसे बड़ा जुर्म है, और जो एक चीज़ असूल एक के लिए गलत है तो फिर अपने लिए भी वही अप्लाई होगी। जहाँ तक है कि क्विक कमेंट ऑन टुडे स्पीच बाय द प्राइम मिनिस्टर, मुझे एक बड़ी एक तरह से अफसोस इस तरह हो रहा था कि मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे बाद में सेलिब्रेशंस भी हो रही थी इस्लामाबाद में, हर जगह, जैसे कि बहुत बड़ा कारनामा हुआ यह है कि 2.5 साल बाद आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ा है। सीरियस क्वेश्चन मार्क्स उठे हैं आपके फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर। फाइनेंस मिनिस्टर को मेरा तो ख्याल था कि पहले दिन ही रिज़ाइन कर देना चाहिए था, दैट वाज एन ऑनरेबल एग्जिट। उन्होंने नहीं चूज़ किया। अब खबरें चली कि वो आज गए प्राइम मिनिस्टर के पास और ऑफ़र किया सपोजिटली, और प्राइम मिनिस्टर ने कहा काम शुरू रखें। शायद पाशा साहब, शेख साहब भी इंतज़ार कर रहे थे कि ये पहले वोट देख लूँ किस तरफ बैठता है। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक असल क्राइसिस अब शुरू होंगे प्राइम मिनिस्टर के लिए। हाउस के अंदर चीज़ें होंगी, पंजाब के अंदर सब कुछ होगा। लेकिन आज की स्पीच में हमने देखा उन्होंने बड़े ग्लोइंग रिमार्क्स दिए पंजाब के चीफ मिनिस्टर के लिए और KPK के चीफ मिनिस्टर के लिए। दोनों हैंड पिक्ड हैं और दोनों की गवर्नेंस पे बहुत बड़े सवाल हैं, सीरियस क्वेश्चंस हैं। और कहा यह जा रहा है कि पंजाब ख़ास तौर पे जो सा है ना, बेन ऑफ एग्जिस्टेंस है। अगर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव साइज में देख लें तो अगर ये इंडिपेंडेंट एरिया होता, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता, ये दुनिया का 12वां बड़ा यूनिट होता। और जो वहाँ पे हो रहा है हम सब के सामने है। हमें ये भी पता है कि इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट का एक पेज पे है, लेकिन अगर कहीं इख्तलाफ रहा है तो पंजाब के ऊपर रहा है और उसकी मिस मैनेजमेंट के ऊपर हुआ है। आज की तकरीर से नज़र आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर का ख्याल है कि बिज़नेस एज़ यूजुअल चलेगा, और जैसे पहले अगर यूजुअल है तो फिर आगे कैसे होगा। 2.5 साल रह गए, अगर 6-8 माह निकाल दें आप इलेक्शंस के लिए तो 2 साल भी अगर मैं गिनूँ तो 1 साल में हैं 52 हफ्ते, टोटल रह गए 104 हफ्ते टू डिलीवर। इन 104 हफ्तों में गवर्नमेंट क्या हमें डिलीवर कर पाएगी? एक कमेंट दे दूं वेरी क्विक। आज के देखें, द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट वेविंग, ही इज ड्राउनिंग। वेल लेट्स सी, वी होप। हमें कोई खुशी नहीं, कोई भी, हम चाहते हैं एज पीपल हर प्राइम मिनिस्टर सक्सीड करे। कोई भी प्राइम मिनिस्टर सक्सीड करेगा खुरम तो हम पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। गवर्नमेंट को अब ये देखना है, वज़ीर आज़म साहब को ये देखना है 104 हफ्ते। और आज उन्होंने मेरिटोक्रेसी की बात की। मेरा सवाल एक छोड़े जाता हूँ, आपने IPPs की भी बात की मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। सिर्फ ये पता कर लें, आपको फिगर आ जाएगा कि IPPs को जो डील हुई है उसमें आपके 3 मेंबर्स जो आपकी कैबिनेट के हैं या एडवाइज़र्स हैं, नदीम बाबर साहब, रज़ाक दाऊद साहब, उमर अयूब के फादर इन लॉ, इनके IPPs को कितने बिलियन मिलेंगे उस डील के नतीजे में। ये सिर्फ एक एग्जांपल है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट में है। अब आपकी मर्ज़ी है कि अगले 104 हफ्ते आप यही कहते रहें कि ये अपोजिशन वाले जैसे भी हैं आप जो मर्ज़ी करें, लेकिन आम आदमी के लिए 104 हफ्ते इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। फैसला करना होगा प्राइम मिनिस्टर का। बिजनेस एज यूजुअल नहीं चलेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।